और बड़ी खबर है, पोलैंड दौरे पर पहुंची यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर का किया दौरा। पोलैंड पीएम के साथ सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उर्सुला वॉन डेर लेन का बड़ा बयान, यूरोप को हथियारों के मोर्चे पर मजबूत करना होगा। तो देखिए, बड़ी खबर है, पोलैंड दौरे पर पहुंची हैं यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर का दौरा किया है, सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है उर्सुला वॉन डेर लेन ने। और ये तैयारियां देखिए बॉर्डर पर कैसे की जा रही हैं, सुरक्षा तैयारियां कैसे की जा रही हैं, ये वहां पर उन्होंने जायजा लिया। और फिर उनका बड़ा बयान भी सामने आया, यूरोप को मजबूत करना होगा। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर यानी आप समझिए बिल्कुल यूक्रेन के बगल और बिल्कुल यूक्रेन के बाद यूरोप का द्वार। तो यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी है। एक दिन में 500 से अधिक ड्रोन से प्रहार यह साबित कर रहा है कि रूस को यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने की कितनी जल्दबाजी है। अगस्त के आखिरी 2 दिनों में जिस तरह के हमले हुए हैं, उससे जाहिर हो गया है कि सितंबर का महीना यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आया है। पुतिन का नया लक्ष्य यूक्रेन के कई प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा करना है। यूक्रेन पर अब तेज रफ्तार से हमलों के बीच रूसी सेना आगे बढ़ रही है और खास तौर से रात में रूसी फौज अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है ताकि यूक्रेनी सैनिक पलटवार न कर सके। अगस्त में यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरी को जलाने का मिशन चलाया और अब सितंबर में रूस संपूर्ण कब्जे का मिशन शुरू कर रहा है। अगस्त महीने के आखिरी 2 दिनों में इस ऑपरेशन की रफ्तार के संकेत मिल चुके हैं। सितंबर की रात भी यूक्रेन पर भीषण प्रहार हुआ। ताकि ड्रोन और मिसाइल हमले से मचे कोहराम में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ सके। रूस ने शनिवार देर रात 142 ड्रोन से हमला किया। कुर्स्क, मिलेरोव और क्रीमिया से यूक्रेन पर यह हमला किया। यूक्रेन के कई प्रांतों को रूसी सेना ने निशाना बनाया। पिछले 3 दिनों से यूक्रेन ऐसे हमलों का सामना कर रहा है, इसीलिए यूक्रेन फौज ने भी रूसी प्रहार पर पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस के 126 ड्रोन को गिराने का दावा किया है, लेकिन रूस के 16 ड्रोन से 10 लोकेशन पर धमाके हुए। यूक्रेन की सेना जिस वक्त अपने शहरों को बचाने में जुटी थी, उस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना बेहद तेज रफ्तार हमलों के बीच कब्जा मिशन को आगे बढ़ा रही है। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसॉन, ये 4 ऐसे इलाके हैं जहां रूसी फौज के पास संपूर्ण कब्जा करने का आदेश है। रूसी सेना ने भी यूक्रेन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना को कुछ ही दिनों में बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। रूसी सेना के मुताबिक 1000 किलोमीटर के बड़े दायरे में रूसी सेना ने हमलों की शुरुआत की। 3500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। 149 ठिकानों पर अब रूसी सेना का कब्जा हो चुका है।
रूस की सेना लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही। इस वक्त ये साफ हो गया है कि यूक्रेनी फौज को और अधिक कमजोर करने के लिए रूसी सेना रात के वक्त विशेष अभियान चला रही है। फ्रंट लाइन पर मोर्चा खोलने के साथ ही ओडेसा को फिर से टारगेट किया जा रहा है। ओडेसा पर शनिवार रात मिसाइलों से हमला किया। तो सितंबर में यूक्रेन के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। काला सागर के किनारे ओडेसा में रूस ने KH-101 मिसाइलों से हमला किया। रूस के हमले में यूक्रेनी बंदरगाह को काफी नुकसान हुआ है। यहां यूक्रेन का जहाज मरम्मत करने वाला सेंटर क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने भी नष्ट हो गए, जबकि कई अनाज गोदाम जिनमें अब हथियार होने का दावा किया जा रहा है वो नष्ट हो गए। रूसी सेना का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। लुहांस्क में रूसी सेना 99.7% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। डोनेट्स्क में करीब 80% कब्जा हो चुका है और करीब 20% इलाके में कब्जे के लिए युद्ध चल रहा है। ज़पोरिजिया के 74% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा है। खरसोन में भी रूस ने 76% इलाके पर कब्जा कर लिया है। राजधानी कीव पर रूस के हमले जारी हैं और कीव में एक बार फिर धमाकों की वजह से आग लगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि रूस यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने पूरी ताकत लगा दी। यहां यूक्रेनी फौज को 3 तरफ से घेरने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल दोनों देशों की सेना डोब्रोपिलिया में एक दूसरे के आमने सामने है। रूस ने यूक्रेन के पावलोग्राद में केमिकल प्लांट को गेरान-2 ड्रोन से निशाना बनाया, जिसके बाद यहां मौजूद रॉकेट फ्यूल में आग लग गई। पावलोग्राद में यूक्रेन का प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यूक्रेन ने इससे पहले ब्रियांस्क में रूसी प्लांट को निशाना बनाया था। यूक्रेन के सेप्सन मिसाइल प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। पावलोग्राद में ही यूक्रेन रॉकेट फ्यूल बनाने में सक्षम था। पावलोग्राद के अलावा यूक्रेन में कहीं रॉकेट फ्यूल नहीं बनाया जाता। रूस इस बीच नए इलाकों पर लगातार कब्जा कर रहा है। क्रीमिया के करीब हमले रोकने के लिए खेरसोन पर भी रूस से लगातार हमले हो रहे हैं। खेरसोन पर हवाई हमले जारी है। रूस लगातार ड्रोन हमला कर रहा है। आर्टिलरी से भी प्रहार किया जा रहा है। रूसी सेना की रिपोर्ट के मुताबिक निप्रो में इस वक्त यूक्रेनी सेना का सबसे बड़ा जमावड़ा है। यूक्रेनी सेना के मोर्चों पर कब्जे के लिए रूस ने खास थर्मल डिवाइस का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसके जरिए रात के अंधेरे में भी यूक्रेनी सैनिकों को देखा जा सकता है और रात में ड्रोन से रूस यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रेनेड गिरा रहा है। तो रूसी सेना रात में विशेष अभियान चला रही है। रूस नई थर्मल इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो पहले से बहुत शक्तिशाली है। इसके जरिए रात के अंधेरे में यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढकर उन पर ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं। रूस की नई तकनीक यूक्रेनी सैनिकों के संघार की वजह साबित हो रही है। फ्रंट लाइन पर कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर पर रात में अचानक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना पर फायरिंग हो रही है। रात में कब्जे के मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेन के मुताबिक हर दिन रूसी फौज आगे बढ़ रही है। रूसी आर्मी ने यूक्रेन पर हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया। ये रूस का सुखोई 34 बॉम्बर है। भारी भरकम बम से लैस इस बॉम्बर को यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को नष्ट करने के लिए भेजा गया था।
यूक्रेन के हथियार गोदामों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन के गोदामों को खास तौर से टारगेट पर रखा गया है। ओडेसा में भी हथियार गोदाम टारगेट पर है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस सितंबर में विशेष अभियान की शुरुआत कर रहा है ताकि यूक्रेन के कब्जे अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। पहला हफ्ता बीतने के साथ ही बेलारूस में युद्ध अभ्यास की शुरुआत हो रही है और आशंका यह भी है कि सितंबर में 15 दिनों बाद कीव पर कब्जे का मिशन शुरू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, खार्किव से बड़ी खबर है। खार्किव में रूसी एयरफोर्स का बड़ा हमला। रूस ने 2000 किलो बारूद बरसाया। वोल्चांस्क में गिराए 4 FAB-500 बॉम्ब। 2000 किलो बारूद छोटी बात नहीं है, रूस ने खार्किव में बरसाया है। तो यूरोप में लगातार समीकरण बदल रहे हैं। हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि कभी भी युद्ध का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो सकता है, क्योंकि युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह से खत्म होती दिख रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस बीच रूस और यूक्रेन लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जबकि रूस ने पिछले 3 दिनों से बड़े हमले करके संकेत दे दिए हैं कि वो यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकता है, जबकि यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय देश फ्रंट लाइन पर आ सकते हैं। ये सीधे तौर पर रूस को अल्टीमेटम है कि अगर रूस ने विस्तारवादी मंसूबा यूक्रेन से आगे बढ़ाया तो यूरोप में न्यूक्लियर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। पुतिन का ऑपरेशन सितंबर कुछ घंटों में आरंभ होने वाला है। अगस्त खत्म और अब सितंबर में यूक्रेन की तबाही तय है। युद्ध विराम की कोशिश समाप्त। अब सितंबर में यूक्रेन का होगा अंत। और इसका ट्रेलर दिख चुका है। पिछले 72 घंटों में रूस ने ताबड़तोड़ हमले करके बता दिया है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में कितना विनाश होने वाला है। पुतिन एक नए पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा किया जा सकता है, जिससे सर्दियों से पहले एक नया बफर जोन तैयार कर लिया जाए। अब पुतिन सिर्फ डोनबास नहीं बल्कि 4 और इलाकों में भी सैनिकों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आक्रामक तेवर पुतिन ने अपना लिए हैं वो बता रहे हैं कि शांति की संभावना शून्य हो चुकी है। अब युद्ध विराम की हर कोशिश नाकाम हो चुकी। क्योंकि ना तो ज़ेलेंस्की पुतिन की शर्तों को मान रहे हैं और ना ही पुतिन को डोनबास से कम कुछ भी मंजूर है। ऐसे में सिर्फ ताकत के दम पर कब्जा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। और यूक्रेन पर हमले उसी का संकेत है।
इस बीच पेंटागन ने इनपुट दिया है यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर रूस बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। इसके लिए सितंबर के मध्य का वक्त तय किया गया है। यानी ट्रंप बेशक युद्ध विराम से दूरी बना रहे हों, लेकिन यूरोप की गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन को बारूद सप्लाई किया जा रहा है और बैकडोर से नाटो देशों को यूक्रेन की रक्षा के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि रूस अब कभी भी बड़ा हमला करके यूक्रेन में नया बफर जोन बना सकता है। अब रूस यूक्रेन में बफर जोन का विस्तार कर सकता है। इसके लिए बड़े हमले किए जा रहे हैं। पहला बफर जोन डोनबास में बनाया गया है, जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क की सीमा पर 50 किलोमीटर आगे तक बफर जोन बनाया गया है, जहां रूसी सैनिकों ने किलेबंदी कर ली है, यानी वो इलाका पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में है। दूसरे बफर जोन को ज़ैपोरिजिया और खरसोन की सीमा पर बनाया जा रहा है, जहां से यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सैनिक खदेड़ रहे हैं। अब वहां पूरी तरह से रूस का कंट्रोल हो सकता है। तीसरा बफर जोन सूमी और खार्किव में हो सकता है। हालांकि अगर ज़ेलेंस्की पुतिन की शर्त मान लेते तो रूस यहां से सैनिक हटा सकता था, लेकिन अब हालात बदल गए। सूमी और खार्किव में भीषण जंग चल रही है, क्योंकि रूस पूरी तरह से इस इलाके पर नियंत्रण चाहता है। 10 दिन पहले यानी 21 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हमें 2 हफ्ते के भीतर पता चल जाएगा कि यूक्रेन में शांति होगी या नहीं। उसके बाद हमें शायद कोई अलग रास्ता अपनाना होगा। लेकिन पुतिन ने 2 हफ्ते का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उन्हें इनपुट मिल चुका था कि ज़ेलेंस्की नाटो देशों के साथ मिलकर लंबे युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। इसीलिए रूस ट्रंप के भ्रमजाल में फंसा नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की के मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। अभी यूक्रेन रूस के भीतरी इलाकों पर हमले की तैयारी में जुटा था। रूस ने ऑपरेशन सितंबर भी लॉन्च कर दिया। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी क्रासिमोव ने बयान देकर रूस के आक्रामक तेवर जता दिए हैं। यूक्रेनी शहरों पर बड़े स्तर पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। अब रूसी मिसाइलें रिहायशी इलाकों के अलावा प्रशासनिक इमारतों को भी तबाह कर रही हैं, जबकि सैन्य ठिकाने हमारे टारगेट पर पहले से ही थे। ग्रासिमोव का बयान पुष्टि कर रहा है कि अब रूस यूरोपीय देशों से जुड़ी इमारतों और दफ्तरों को भी टारगेट कर रहा है। इसका सीधा अर्थ है रूस ने यूरोपीय देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है, जबकि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक दिन पहले ही कहा था जर्मनी युद्ध में उतर चुका है। तो क्या यह समझा जाए, आने वाला सितंबर यूरोप और रूस में युद्ध का ग्रीन सिग्नल लेकर आने वाला है। तो पुतिन का पहला टारगेट अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी है, जिसकी मॉस्को से दूरी 7,822 किलोमीटर है, जबकि लंदन दूसरा टारगेट है, जिसकी मॉस्को से दूरी 2,500 किलोमीटर है। पेरिस टारगेट नंबर 3 जो 2,486 किलोमीटर दूर है। बर्लिन और मॉस्को में दूरी 1,608 किलोमीटर है, ये रूस का टारगेट नंबर 4 है। इसके अलावा 758 किलोमीटर दूर कीव टारगेट नंबर 5 है। यूरोप में जो हालात बन रहे हैं उससे यूक्रेन के सामने 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है यूरोप फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला करे। दूसरा विकल्प ज़ेलेंस्की सरेंडर करें और रूस को जीते इलाके सौंपे। तीसरा विकल्प है अमेरिका भी रूस के खिलाफ उतरे, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है।
जबकि पहले विकल्प की संभावना सबसे ज्यादा है, जिसमें यूरोप और रूस में टकराव होता दिख रहा है। यही वजह है रूस ने उन इलाकों में हमले बढ़ा दिए हैं जिन पर वो संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। अभी डोनेट्स्क के 79% हिस्से पर कब्जा है। इस जगह 85% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। लुहांस्क के 99.7% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है, जहां 80% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। इसी तरह ज़ैपोरिज़िया की 74% जमीन पर नियंत्रण है। यहां 56% रशियन बोलने वाले लोग हैं। इससे आगे खेरसोन के 76% हिस्से पर रूस का कंट्रोल है, जहां 48% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। सूमी के 68% इलाके पर रूस का नियंत्रण है, वहां भी 38% रशियन बोलने वालों की जनसंख्या है। इसी तरह खार्किव के 50% हिस्से पर रूस ने कब्जा किया है, जहां 65% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। इन इलाकों में रूसी मूल से जुड़े लोग ज्यादा हैं, इसीलिए रूस सबसे पहले इन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। यही वजह है आने वाले दिनों में इन इलाकों पर मास बॉम्बिंग का खतरा है, जिससे भारी तबाही हो सकती है। हालांकि नाटो देशों ने रूस के हमले रोकने के लिए ब्लूप्रिंट पर काम करना शुरू कर दिया है। हो सकता है क्रीमिया वापस लेने के लिए यूक्रेन सितंबर में बड़ा मिशन आरंभ कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड से हमला। डोनेट्स्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने अपनी आर्टिलरी ब्रिगेड से अटैक किया है। रूस की 6 पोस्ट तबाह करने का दावा है यूक्रेन का। तो हमले सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन भी रूस को जख्म दे रहा है। यूक्रेन यूरोप की मदद से रूस की तेल रिफाइनरी को जला रहा है। आज यूक्रेन ने रूस में लगातार 7वें दिन ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया। माना जा रहा है कि यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हुए क्योंकि अमेरिका ने उसे रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति दे दी है। ज़ेलेंस्की ने आज घोषणा की है कि वो पुतिन को ऐसा जख्म देंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। तो सवाल यही है कि आखिर अब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना करने क्या जा रही है। रूस की ऑयल रिफाइनरी जल रही है। रूस के पावर स्टेशन भस्म हो रहे हैं। रूस की गैस पाइपलाइन ध्वस्त हो गई। रूस के पावर ग्रिड तहस नहस हो रहे हैं। यूक्रेन ने इतना विध्वंसक हमला किया है कि रूस के 8 शहरों में विनाश की भयावह आग भड़क गई। ये तबाही की वो आग है जिसमें रूस का एनर्जी सेक्टर जल रहा है। ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की वजह से रूस की तेल उत्पादन क्षमता में भारी कमी आ गई। रूस के शहरों में ज़ेलेंस्की सेना ने विनाश की कैसी आग भड़काई, इसकी गवाही रूस से आई तस्वीरें दे रही। जिस वक्त पुतिन चीन में है, उसी वक्त यूक्रेन ने मॉस्को में बहुत विध्वंसक हमला कर दिया। यूक्रेन ने मॉस्को में रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया। रूस के ऊर्जा ठिकाने में भयावह आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमले में रूसी सेना का हथियार गोदाम भी भस्म हो गया।
समारा रिफाइनरी की आग बुझी नहीं थी कि यूक्रेन ने फिर से हमला कर दिया। हमले के बाद रिफाइनरी में तेल उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। यूक्रेन के हमले की वजह से क्रास्नोदार ऑयल रिफाइनरी 3 दिनों से जल रही है। ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले में द्रूजबा तेल पाइपलाइन का एक और हिस्सा बर्बाद हो गया है। द्रूजबा पाइपलाइन के बर्बाद होने से यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई कई दिनों से ठप है। कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से धावा बोलकर रूस के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस में खुलकर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसे इस बात की छूट दे दी। ट्रंप ने सिर्फ छूट नहीं दी है बल्कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी बहाल कर दी। अमेरिका ने हथियार देना शुरू किया तो नाटो और यूरोपियन यूनियन ने भी बारूद की सप्लाई तेज कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस में जबरदस्त तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के एनर्जी सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में तेल उत्पादन की क्षमता में भारी कमी आई है। रूस में अब 32% कम तेल उत्पादन हो रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी हमले, अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों की वजह से रूस की ऑयल कंपनियों की कमाई में भी भारी कमी आई है। रोसनेफ्ट तेल कंपनी की कमाई 68% कम हो गई है। लुक ऑयल कंपनी की कमाई में 51% की कमी दर्ज की गई है। गज़प्रोम नेफ्ट तेल कंपनी की इनकम 54% कम हो गई है। तातनेफ्ट कंपनी की कमाई 64% तक गिर गई है। यह जानकारी इन कंपनियों ने खुद दी है। यूक्रेन के हमले से रूसी धरती लगातार 7वें दिन भी दहल उठी। यूं तो यूक्रेनी फोर्स ज्यादातर रूसी ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रही है, लेकिन इसके साथ ही रूसी सेना से जुड़े सेंटर, हथियार गोदाम और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी जलाया जा रहा है। क्रीमिया के सिम्फेरोपोल एयरबेस पर हमला कर यूक्रेन ने रूस के 2 हेलीकॉप्टर को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने रूस के सोची एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। हमले की वजह से एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकनी पड़ी। तुला में यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को ध्वस्त कर दिया। वोल्गोग्राद में यूक्रेन के विस्फोट की वजह से कपड़ा मार्केट में आग लग गई। यूक्रेन ने रोस्तोव के 5 इलाकों में हमला किया। विस्फोट की वजह से 11 इमारतें बर्बाद हो गई। बेलगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूसी सेना के ठिकाने को समाप्त कर दिया। यूक्रेन ने रूस में करीब 200 ड्रोन फायर किए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 112 ड्रोनों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन बाकी ड्रोन तबाही मचाने में कामयाब रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ रूस में जबरदस्त हमले किए बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को कई फ्रंट पर जख्म दी। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने एक इलाके को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। खार्किव में भी यूक्रेन ने एक गांव को रूसी कब्जे से मुक्त करवा लिया। जेपोरीजिया में यूक्रेन ने भीषण हमले कर रूसी सेना को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। सूमी में यूक्रेन ने रूस के ठिकाने और हथियारों को जलाकर भस्म कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के कमांड पोस्ट को मलबे में बदल दिया। ज़ेलेंस्की ने अब ऐलान कर दिया है कि वो फ्लेमिंगो मिसाइल से रूस में लंबी दूरी के हमले करेंगे। ज़ेलेंस्की ने यह घोषणा तब की जब ट्रंप से उन्हें रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति मिली। इसका मतलब यह है कि सितंबर में युद्ध की आग और भड़कने जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो रूस और यूक्रेन की जमीन बारूद से दहल रही है, लेकिन इस युद्ध की अग्नि यूरोपीय देशों को भी जला सकती है। दरअसल अभी तक डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के साथ मिलकर युद्धाभ्यास की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि यूरोप शांति का सिर्फ दिखावा कर रहा है, उसका मकसद जंग को भड़काना है। ऐसे में ट्रंप शांति का प्रयास रोक सकते हैं। इधर यूरोप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है यूरोपीय देशों को उनकी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी। यूक्रेन युद्ध का यूरोप चैप्टर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। एक ऐसा युद्ध जिसकी जद में यूरोप का हर वो देश होगा जो व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध यूक्रेन के साथ खड़ा है। डर है रूसी राष्ट्रपति यूरोप के देशों को टारगेट कर सकते हैं, और इस डर की वजह है कि यूरोपीय देशों की जिद और जंग भड़काने की कोशिश, जिस पर अब खुद अमेरिका मोहर लगा रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोप पर युद्ध लंबा खींचने का आरोप लगाया है। अधिकारियों का दावा है कि यूरोप यूक्रेन पर बेहतर समझौते के लिए दबाव डाल रहा है। कुछ यूरोपीय नेता यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो सार्वजनिक तौर पर ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करते हैं, जबकि पर्दे के पीछे अलास्का बैठक को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब यूक्रेन लगातार रूसी शहरों और उसकी ऑयल रिफाइनरी को दहला रहा है। यूक्रेन के इन आक्रामक हमलों के पीछे यूरोपीय देशों की मदद और उकसावे को माना जा रहा है। यूरोप के इस हट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप शांति प्रयासों से खुद को अलग करने पर विचार कर रहे हैं। दावा है कि ट्रंप कूटनीतिक प्रयासों से पीछे हटने पर विचार कर रहे हैं। वो रूस या यूक्रेन किसी भी एक पक्ष के लिए नरम रुख अपनाने तक दूरी बना सकते हैं। ट्रंप के इस रुख की वजह पुतिन और ज़ेलेंस्की की बैठक नहीं होने की संभावना भी है। डेली कॉलर की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल की है। यानी पुतिन ज़ेलेंस्की की जिस वार्ता के लिए ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की, यूरोपीय हट की वजह से उसके होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी। इधर यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली। हाल ही में डेनमार्क में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में रूस पर नए प्रतिबंधों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रूस पर नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में 3 प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। रूसी सामानों पर शुल्क और बढ़ाया जा सकता है। युद्ध में रूस का समर्थन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रूस की शैडो फ्लीट पर शिकंजा कसा जा सकता है। दरअसल यूरोप रूस की हार तक जंग रोकना नहीं चाहता। यही वजह है कि वो कभी रूस पर प्रतिबंध लगाकर तो कभी यूक्रेन को हथियार देकर जंग जारी रखना चाहता है। इस बात की पुष्टि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि खुद नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य देश हंगरी भी कर रहा है।
इटली के विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा, डेनमार्क में हुई यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में स्पष्ट हो गया कि ब्रुसेल्स और ज्यादातर सदस्य देश शांति की नहीं बल्कि एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वो यूक्रेनी सैनिकों को वेतन, ड्रोन और हथियार भेजना चाहते हैं। साफ, यूरोप किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं चाहता और युद्ध को जारी रखने की कोशिशों में टॉप पर जर्मनी। मई में ही मर्ज ने चांसलर पद संभाला, जिसके बाद से ही जर्मनी ने सैन्य मदद बढ़ा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मन चांसलर ने ऐलान कर दिया है कि उनका देश पहले से ही जंग में शामिल। मर्ज ने अपने एक बयान में कहा, पुतिन हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले से ही रूस के साथ संघर्ष में। हम सभी उम्मीद करते हैं कि एक दिन रूस और हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। पुतिन फिर से सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। यूरोप और नाटो की युद्धक गतिविधियों को देखते हुए रूस ने भी महाजंग की तैयारी शुरू कर दी। रूस और बेलारूस जल्द संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के टारगेट पर सिर्फ यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि वो देश भी हैं जो यूरोप में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। दरअसल ऑस्ट्रिया नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दिमित्री मेदवेदेव ने ऑस्ट्रिया को धमकी देते हुए कहा है कि रूस उसके साथ यूक्रेन जैसा ही व्यवहार करेगा। ट्रंप जानते हैं कि अगर यूक्रेन जंग में युद्ध विराम नहीं हुआ तो इसका दायरा एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लेगा। यही वजह है कि वो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के प्लान पर काम कर रहे हैं। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन में सुरक्षा गारंटी के तौर पर अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी भेज सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सैन्य कंपनियों को सौंपी जा सकती है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों से बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों के जवान यूक्रेन में किलेबंदी की जिम्मेदारी संभालेंगे, साथ ही सैन्य ठिकानों के निर्माण में मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस प्रयास की वजह रूसी राष्ट्रपति की शर्त, जिसके मुताबिक रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन में दूसरे देश की सेना की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि ट्रंप अब यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के तौर पर अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों के जवान यूक्रेन भेजने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि पुतिन इसके लिए राजी होंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चीन में एससीओ सम्मेलन के मंच पर जिनपिंग, पुतिन और मोदी समेत दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष एक साथ नजर आए। एससीओ की यह बैठक बेहद बड़े फैसलों की उम्मीद के साथ शुरू हुई है। सबसे अहम ट्रंप का टैरिफ प्रहार है, जिसके खिलाफ तमाम देश एकजुट हो रहे हैं। दुनिया में कारोबार के नए विकल्प और समीकरण बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में भारत, चीन और रूस जैसे देश वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने में सक्षम हो सके। प्रधानमंत्री मोदी का चीन में भव्य स्वागत और उसके बाद पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर। चीन में सिर्फ पुतिन के लिए गार्ड ऑफ ऑनर का आयोजन भी जिनपिंग की खास रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ने पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अमेरिका को चिढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद विशाल मंच से शंघाई सहयोग संगठन समिट में हिस्सा लेने चीन पहुंचे सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ग्रुप फोटो सामने आई।
इस दौरान भी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साथ नजर आए। शंघाई सहयोग संगठन इस बार एक अलग अंदाज और अलग अंजाम के लिए आयोजित है, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जिनपिंग। बैठक में सबसे अहम अमेरिका की नीति को लेकर एकजुटता बढ़ाना है। ट्रंप के दबाव बनाने वाली नीति के खिलाफ नई स्ट्रेटेजी बन सकती है। भारत, चीन और रूस ट्रंप प्लान पर पानी फेरने की नीति फाइनल कर सकते हैं। इस समय वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका शीर्ष पर है, जो नाटो आधारित सैन्य संगठन और डॉलर आधारित ट्रेड को लीड कर रहा है। इसलिए एससीओ की बढ़ती भूमिका से संकेत मिल रहे हैं कि शायद अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत हो जाए, जिसमें एससीओ की बैठक अहम साबित हो सकती है। एससीओ में नाटो जैसे संगठन के विरुद्ध नए सैन्य गठबंधन पर मोहर लग सकती है और इस गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व पर सहमति बन सकती है। सभी सदस्य सुरक्षा सहयोग के लिए बहुपक्षीय डिफेंस की गारंटी पर एकमत हो सकते हैं। भारत, चीन, रूस जैसे देश कारोबार को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं, जिसमें सबसे अहम डॉलर से दूरी बनाना हो सकता है, जिससे अमेरिका का वर्चस्व खतरे में पड़ जाए। और यह इसलिए भी आसान है क्योंकि ट्रंप की नीति से इस समय यूरोप भी अमेरिका से दूरी बना रहा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए एससीओ की बैठक इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अरब में भारी तबाही का संकेत मिल रहा है। अरब धधकने का यह संकेत इजराइल से आया है, क्योंकि इजराइल किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु ताकत से लैस हो जाए, क्योंकि ईरान सीक्रेटली परमाणु कार्यक्रम आरंभ कर चुका है। अब इजराइल फिर से ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना चाहता है, यानी इस बार इजराइल ने हमला किया तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। दूसरी तरफ ईरान ने विध्वंसक पलटवार की तैयारी कर ली है। अरब की तबाही का दूसरा दौर कभी भी आरंभ हो सकता है। ईरान को इनपुट मिला है कि इजराइल बड़े हमले की तैयारी में है। इस बार पहले से बड़ा हमला होगा। पिछली दफा युद्ध 12 दिन से ज्यादा चला था। इस बार हालात उससे कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसका संकेत दिया है। उन्होंने कहा है, इजराइल ईरान के बीच युद्ध का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। अगले 48 घंटे में इसका फैसला हो जाएगा कि इजराइल के हमले कितने विध्वंसकारी होंगे। योव गैलेंट ने इशारा दिया है, जिससे साफ लग रहा है कि अगले 48 घंटे काफी अहम है, जिसमें इजराइल हमले की तीव्रता तय करेगा। अब सवाल उठ रहा है कि इजराइल ने हमले का वक्त अभी क्यों चुना? क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल मोसाद और पेंटागन का इनपुट है कि ईरान जल्द ही परमाणु कार्यक्रम आरंभ कर सकता है। वो यूरेनियम संवर्धन 90% से ज्यादा करके न्यूक्लियर टेस्टिंग कर सकता है। इस बीच ईरान हथियारों की बड़ी खेप प्रॉक्सी गुटों को भेज सकता है, जबकि कई यूरोपीय देश यूएन में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता का समर्थन कर सकते हैं। इतना सब कुछ हो, इससे पहले ही इजराइल ईरान में भारी तबाही मचाने की तैयारी में, जिससे ईरान हमेशा के लिए परमाणु विहीन हो जाए या फिर इजराइल की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए।
इस बीच ईरान ने भी कहा है कि वो इजराइल और अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है उसने वो तमाम ठिकाने पता कर लिए हैं जहां से ईरान पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए। उसके पास ड्रोन ऑपरेटर और उनके परिवार वालों की पूरी लिस्ट, साथ ही ईरान पर हमला करने वाले फाइटर जेट के पायलट की जानकारी भी। यानी ईरान अब टारगेटेड अटैक कर सकता है। इस बीच यूएन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने साफ कहा है कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता मिली तो इजराइल गंभीरता से वेस्ट बैंक, गाजा और गोलन हाइट्स में इजराइल के विस्तार के बारे में सोचेगा। खामनेई ने गंभीर धमकी दी है कि ईरान मजबूर हो जाएगा अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया जाए। यानी अरब में ईरान इजराइल में घमासान कभी भी हो सकता है, जिसके आगे जाके एटमी युद्ध में बदलने के आसार हैं। क्योंकि ईरान चीन और रूस के साथ गठबंधन बना चुका है, जबकि इजराइल के साथ पश्चिमी देश आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इधर इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं तो वहीं लेबनान पर भी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। आईडीएफ हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। दावा है कि बेंजामिन का अभियान हमास और हिजबुल्लाह की बची हुई लीडरशिप को खत्म करना है। गाजा से लेबनान तक इजराइल के फाइटर जेट भीषण बमबारी कर रहे हैं। लेबनान में जहां आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकाने हैं, तो वहीं गाजा में हमास की बची हुई लीडरशिप। गाजा शहर के अलग अलग हिस्सों में बीते 24 घंटे से इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, बचे हुए इलाकों को खंडर बना रहा है। दरअसल इजराइल के टारगेट पर हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का प्रवक्ता अबू उबैदा है। इजराइल को अबू उबैदा के गाजा में होने की लोकेशन मिली। अबू उबैदा की लोकेशन वाली इमारत को तबाह कर दिया। दावा है कि इजरायली बमबारी में अबू उबैदा मारा गया। अबू उबैदा की मौत इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही, क्योंकि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के बाद उबैदा हमास की मीडिया विंग का बड़ा चेहरा बन गया। हमास की रणनीति और बंधक सौदे से जुड़ी सारी खबरें उबैदा के जरिए ही मीडिया तक पहुंचती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, गाजा के एक बड़े इलाके में अबू उबैदा का काफी प्रभाव है। उसकी मौत हमास के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा इजराइल ने जबालिया पर भी भीषण बमबारी की। तेल अल हवा पर भी इजराइल ने शरणार्थियों के कैंप पर एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल को अब बंधक समझौते की उम्मीद नहीं। युद्ध विराम के लिए हमास इजरायली शर्तों पर राजी नहीं होगा। इसीलिए इजराइल ने हमास और उसकी लीडरशिप के संपूर्ण सफाई का अभियान शुरू कर दिया। सिर्फ गाजा ही नहीं, इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में एक बार फिर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। बीते 24 घंटे से इजराइल दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी कर रहा है। उसके टारगेट पर नाबाती और कफार टिबनिट के इलाके। दरअसल इजराइल को खुफिया इनपुट मिला था कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह ने एक बार फिर अपने बेस बनाने शुरू कर दिए। यहां लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में इजराइल पर बड़ा हमला किया जा सके। इजराइल एक तरफ गाजा में जंग लड़ रहा है,
वहीं दूसरी तरफ ईरान से युद्ध का दूसरा चरण किसी भी पल शुरू हो सकता है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह को दोबारा मजबूत होने का कोई मौका नहीं देना चाहते। यही वजह है कि आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह के हर संभावित इलाके को टारगेट कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।